हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आइए अब आपके प्रीलिम्स 2021 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजी थे, जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत डिफिकल्ट थे, जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उससे बाहर थे, जो आपको छोड़ के आने चाहिए थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप दो ऑप्शंस तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करने चाहिए, जो बच्चे 22 के लिए पेपर दे रहे हैं, कि इस पेपर से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये सभी बातें होंगी इस लेक्चर के अंदर। जो आंसर की है वो पहले ही निकल चुकी है, तो आंसर की आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं उस वीडियो लेक्चर में। इसमें पूरा एनालिसिस वीडियो है ये, अगर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें, सो इन टोटल देयर वर 20 क्वेश्चंस। उसमें अराउंड अगर हम 8 क्वेश्चंस की बात करें तो वो ईजी थे, जो आपको पक्का वहाँ पर सही करने चाहिए थे अगर आपने इस प्रीलिम्स 21 की कट ऑफ को क्लियर करना है। इन अराउंड इंटरमीडिएट लेवल के 6 क्वेश्चंस थे, तो इसमें से आप बात कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे। और अगर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो 6 थे ये वैसे क्वेश्चंस थे जो आप स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं पढ़ते। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर मॉडर्न इंडिया है तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं दी गई थी। तो अगर आप इन 6 के 6 क्वेश्चंस को छोड़ के भी आ रहे हैं तब भी आप सही रास्ते पर हैं। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो 11 क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं जो आपके सही होने चाहिए थे। अगर हम बात करें कि 3 क्वेश्चंस आपके गलत भी हैं, सो इन ओवरऑल आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे नेगेटिव मार्किंग हटा के, विच मीन्स कि आपके 20 मार्क्स आने चाहिए इस हिस्ट्री के पेपर में, इसके डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। सो 40 आउट ऑफ 20 विच मीन्स कि आपका 50% रिजल्ट आएगा हिस्ट्री में से। तो जो भी बच्चे 20 के आसपास है, किसी के 18 हैं, किसी के 22 हैं, तो उन्होंने काफ़ी सही पेपर किया है और वो अपनी जो तैयारी है उसको लेके सही है। उसके अलावा इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज को आपने रेफ़र करना है। आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप पीस ऑफ माइंड से वहाँ पर काम करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अपने बेसिक रेफरेंस आइडिया के साथ ही उसके आंसर्स तक पहुँच जाएंगे। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि 3 टर्म्स दे दी गई हैं, हल्बी, हो एंड क्यूई, कि ये किस चीज़ को रेफ़र करती हैं। अब हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 4 हमारे पास ऑप्शन है: डांस फॉर्म्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स और ट्राइबल लैंग्वेजेस। ये इंटरमीडिएट लेवल में हमने क्यों रखा है? देखिए, अगर तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा है तभी आप इसको वहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको अंदाज़ा ही नहीं है तो इसको जो लीव आउट करना ही सही रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप तुक्का नहीं मार सकते कि आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आएंगे अगर आपको इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। कल्चर का ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बाय लक ही कर पाएंगे अगर आपने उस चीज़ को पढ़ी है। उसके अलावा अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम दिया गया है: भावभूति, हस्तमाला एंड सोमेश्वरा। तो देखिए, ये जो बाकी 2 नाम हैं ये आपने नहीं पढ़े होंगे, ये आपके बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, पर जो भावभूति जी हैं इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में रेफरेंस दी गई है। इनके बारे में रेफरेंस क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि इनके जो भी प्लेस हैं वो कालिदास जी हैं, जो उनके प्लेस के बराबर के इन्होंने वो वर्क्स किए हुए हैं। तो उस वजह से आपने इनके बारे में पक्का पढ़ा होगा अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, क्योंकि इनके बारे में वहाँ पर रेफरेंस है। जो इसका आंसर है वो है प्ले राइट्स। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सिर्फ एक रेफरेंस है कि भावभूति जी के बारे में आपको पता होगा, तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे कि दे वर द प्ले राइटर्स। तो इस हिसाब से इसको भी हम इंटरमीडिएट लेवल में रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई बार पेपर में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो क्वेश्चन बहुत इजी लगता है वो भी कई बार ऐसे लगने लग जाता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो क्योंकि पेपर के अंदर बहुत प्रेशर भी होता है, तो बाहर आने के बाद पेपर में हमको जो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, पेपर में वही चीज़ें कई बार बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। यही कारण है कि जो कट ऑफ है सिर्फ अराउंड 90 से 92 जाएगी इस बार, क्योंकि बाहर आके तो बहुत चीज़ें आपके इन द फेवर काम करने लग जाएंगी, पर पेपर में क्योंकि टाइम का प्रेशर है, आपकी पूरी एक साल की एक बैकलॉग होता है कि उसका प्रेशर बन जाता है कि अगर आप आज परफॉर्म ना कर पाए तो आपका अगला 1 साल और ख़राब हो जाएगा। तो उस वजह से आपको सही तरह से चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और जब भी आप पेपर में बैठे हैं तो आपको ये याद रखना है कि जितना प्रेशर आपके ऊपर है वही प्रेशर बाकी बच्चों के ऊपर भी है। जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस पेपर को क्लियर करने में। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट लेवल का है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अभी तक जितना भी कल्चर पूछा जाता था
वो एक सेट लाइंस पे पूछा गया था। पर इस बार ये पहली बार हुआ है कि कल्चर को फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पूछा जाने लग गया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ज़्यादातर वैसे आगे अगर लास्ट ईयर्स की बात करें तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि अजंता केव्स में किस तरह के टेम्पल्स हैं, कि हिंदुज़म के टेम्पल्स हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जो हम चीज़ें आम तौर पर पढ़ते हैं। पर इसमें पूछा गया है कि जितने भी केव्स हैं या फिर ये टेम्पल्स हैं, ये किस रिवर के जॉर्ज में सिचुएटेड है। जैसे कि अजंता केव, जो इसका आंसर है, लाइज इन द जॉर्ज ऑफ वगौरा रिवर। तो अगर आपने इस चीज़ के रेलेवेंस में नहीं पढ़ा कि इसकी जो ज्योग्राफी है वो कैसी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन आप वहाँ पर छोड़ भी आएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बाय लक ही हमने बैठे कि अजंता केव्स में हमने विकीपीडिया खोल लिया, विकीपीडिया में इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही ये लाइन लिखी हुई है कि ये वगौरा रिवर के जॉर्ज में सिचुएटेड है। उसी तरह से बाकियों के बारे में भी लिखा गया है, पर आप हर चीज़ के लिए विकीपीडिया नहीं खोल सकते, नहीं तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं अंदाज़ा, तो अगर आप छोड़ भी आएंगे तो भी आप सही से उस रेस में बने रहेंगे। आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। जैसे अभी हमने बात की कि 20 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हैं, वहाँ पर आपके 20 नंबर आ रहे हैं इन ओवरऑल, तो आप सही रास्ते पे हैं, आप बहुत आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि वो 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, या वो ये कोशिश करते हैं कि 120-130 मार्क्स लाने की। पर जब तक आप अपने आप को शांत नहीं रखेंगे, आप अपने आप को ये नहीं समझाएंगे कि मेरे को कट ऑफ क्लियर करनी है, हर इजी क्वेश्चन को सही करना है। और अगर आपके जितने भी इंटरमीडिएट क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप किसी 2 या 3 ऑप्शंस में फंस गए हैं, उनको ही आप वहाँ पर सही करके आएंगे। मान लीजिए इन टोटल 15 क्वेश्चंस आपके पास इंटरमीडिएट लेवल के हैं, आपके 7 भी ठीक हो जाएं, आधे से एक क्वेश्चन कम भी ठीक हो जाए, तब भी आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। हमेशा कट ऑफ उतनी जाती है इजी और इंटरमीडिएट के हाफ के आसपास, जो इस साल अराउंड 92 ही बन रही है। तो अगर आपके इसके आसपास क्वेश्चन है तो आप मेंस की पक्का तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। उसके अलावा अगर हम 4th क्वेश्चन की बात करें तो इसका इंटरमीडिएट लेवल में हमने रखा है, पर इसको आप कॉमन सेंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। आपको पेपर में जाने से पहले भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन कैसा भी हो, आप एक बार उसकी स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको कहा था कि जो पेपर है वो एक तरह का पजल होता है, जिसको आपने जाके सॉल्व करना है। हर एक स्टेटमेंट में अगर आपका दिमाग खुला रहेगा, आप शांत होंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो 21 फरवरी है, इट इज़ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपको नहीं पता कि 21 फरवरी को ही इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है या नहीं, पर आपने अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय यूनिसेफ। तो देखिए, जो यूनिसेफ है वो चिल्ड्रन के लिए काम करती है, एजुकेशन के लिए काम करती है। तो आप उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिसेफ के डोमेन में ये चीज़ नहीं आएगी कि वो इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे मनाए। जो इसका सही आंसर है वो है कि ये यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 21 फरवरी को एज अ इंटरनेशनल मदर्स डे। तो अगर वहाँ पर आप शांत होते, आपका दिमाग चल रहा होता, तो आप इस फैक्ट को बहुत आसानी से पकड़ लेते कि यूनिसेफ के डोमेन के बाहर होगी ये चीज़, अगर आपको ये पता भी ना हो कि 21 फरवरी ये सही चीज़ है या नहीं। तो इससे आपका क्या होगा कि ये आप फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और आप ए एंड सी ऑप्शंस को बाहर निकाल देंगे। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो है बी या डी में से पक्का पक्का। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो ये कहते हैं कि बांग्ला एक तरह से जो उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने की डिमांड उठी थी इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, जब पाकिस्तान बनता है तो ईस्ट इंडिया में हमारे इस साइड का पूरा एक उनका आधा हिस्सा था। तो कितनी ऑब्वियस बात है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश के साइड पर है। तो बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं वो तो अपनी डिमांड उठाएंगे कि हमारी लैंग्वेज को भी एज अ नेशनल लैंग्वेज वहाँ पर रखा जाए। तो क्योंकि बहुत कॉमन सेंस की बात है तो आप इसको सही मान के चल सकते थे और आपका आंसर हो जाता बी 2 ओनली, जो कि इसका सही आंसर भी है। पर फिर भी कई बार पेपर में बहुत प्रेशर होता है, तो फिर भी हम इसको इंटरमीडिएट लेवल का रखेंगे, क्योंकि कई बार बंदा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। पर जब भी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने 22 के लिए प्रिपेयर करना है, वो इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखें कि जो चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे उसमें से पेपर ज़्यादातर प्रॉबिलिटी है कि नहीं आएगा, कुछ नया ही वहाँ पर पूछ लिया जाएगा। पर अगर आप खुद को शांत रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करेंगे कि कल को जितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए
आप हर एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, हर स्टेटमेंट के अंदर छोटे छोटे फैक्ट के बारे में सोचेंगे कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे उन बच्चों के मुकाबले जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखे सीधा ही स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। आगे चल के एक दो क्वेश्चंस और भी ऐसे आएंगे जो जहां पर आप सिर्फ अपने कॉमन सेंस के थ्रू ही उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर है चौसत योगिनी टेम्पल। देखिए ये 2019 का करंट अफेयर है, जब पूरी बात उठ रही थी कि पार्लियामेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है जो कि सर्कुलर इन शेप है, वो इस जो टेम्पल है उसकी शेप से प्रभावित है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है, तो वहाँ पर वो चीज़ न्यूज़ में थी। तो अभी देखिए 2019 का ये करंट अफेयर है, आप 2021 में पेपर दे रहे हैं, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता हो। पर फिर भी अगर हम इसके सेकंड ऑप्शन की बात करें, दैट इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, तो देखिए कितना ही एब्सोल्यूट फैक्ट है कि हमारे पूरी इंडिया में जहाँ पर इतने ज़्यादा टेम्पल्स हैं कि पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा टेम्पल है जो कि सर्कुलर इन शेप है। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी ऑलमोस्ट जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट रहती है वो गलत है। अगर हम कॉमन सेंस की भी बात करें तब भी पढ़ के ये पता लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप सेकेंड ऑप्शन को गलत करके आप सीधा एक ही ऑप्शन तक ए गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया, तो आप एक ही ऑप्शन तक पहुंचेंगे जो है सी 1 और 4। तो उससे देखिए अगर आपको इस चौसत योगिनी टेम्पल के बारे में अंदाज़ा तक नहीं है तब भी आप इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड होगा कि बहुत पुराना कोई करंट अफेयर्स में से उठा के पूछ लिया जाएगा, तो कहीं वो स्कोप भी छोड़ते हैं कि अगर आपका पीस ऑफ माइंड है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बल्कि जब और बच्चे इसको करेंगे तो सीधा वो चौसत योगिनी टेम्पल को छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर हम वैसे इसकी बात करें तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है, आप इतनी डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ के जाएंगे, ना ही ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। इट वाज मेंट टू प्रमोट वैष्णवा कल्ट, तो ये चीज़ गलत है। ये मैथमेटिक्स को प्रमोट करने के लिए शिव का एक थोड़ा एलिमेंट है इसमें, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये सही है, जिसकी वजह से करंट अफेयर्स में था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि हमने इसके ऊपर 2 मिनट भी पूरा इन डिटेल कवर किया था धोलावीरा के ऊपर, क्योंकि अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह इसको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो सबसे इजी क्वेश्चन एक तरह से था आपके 20 के 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसका आंसर है धोलावीरा, कि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ड्राई रीजन में है, कच्छ के रीजन में, वहाँ पर होने के बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रखा फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको पक्का पता होनी चाहिए थी। और ज़्यादातर ऑलमोस्ट 100 में से 99 बच्चों का ये क्वेश्चन सही भी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये इसको हम इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी आप नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको बुरज़ाहोम के बारे में स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये कश्मीर की साइट्स हैं। कश्मीर की 2 प्रोमिनेंट साइट्स हैं जो कि नियोलिथिक साइट से बिलोंग करती हैं, एक तो है बुरज़ाहोम और दूसरा है गुल्फ कराल। तो देखिए ये 2 साइट्स हैं, आपको पता होगा कि बुरज़ाहोम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी में या फिर जब आप आर्य शर्मा पढ़ते हैं तो वहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि यहाँ पर डॉग बरियल्स या फिर पिट ड्वेलिंग्स हमको मिलती हैं, जिसकी वजह से ये पूरी जो एरिया है वो मशहूर है, वो फेमस है। तो आपको सीधा पहले स्टेटमेंट को ही पढ़ के पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, और क्योंकि 1 गलत है तो आप सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही बच जाएंगे, जो है सी एंड डी। उसके अलावा अगर आप इन 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की भी बात करें तो गणेश्वर के बारे में भी आप पढ़ते हैं, जो कि दोनों ही स्टेटमेंट्स में है, जो कि सी में भी है, थर्ड ऑप्शन डी में भी है। तो आप यहाँ पर अगर आपने चंदर केटू घर के बारे में नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पर आप तुक्का मार के आ सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए टेराकोटा आर्ट है, अगर कोई एंशियंट इंडिया से कोई भी साइट बिलोंग कर रही है तो ऑलमोस्ट सभी इलाकों में वहाँ पर टेराकोटा आर्ट हमारे को मिला है, तो आप इसको सही मान के चल सकते थे और आपका आंसर हो जाता है डी 2 और 3। फिर भी कई बार बंदा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, तो तब भी इसको चीज़ को हमने इंटरमीडिएट लेवल में रखा है। पर अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ी होती, आपने अपने बेसिक सोर्सेज को भी पढ़ा होता, तब भी आप बड़ी आसानी से इन 2 ऑप्शंस के पहुँच जाते, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर इस साल के हिस्ट्री के पेपर को देख के आपको ये लगता हो कि अब आपको सोर्सेज बदलने की ज़रूरत है, जो बेसिक सोर्सेज हैं जैसे कि एनसीईआरटीज़ या फिर आपके जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, आर्य शर्मा हो गई, बिपिन चंद्रा हो गई या फिर सतीश चंद्रा हो गई,
तो देखिए आपको बेसिक जो आपके सोर्सेज है उसके साथ ही स्टिक करना है। आपको हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट होकर आप एक या दो ऑप्शंस में रह जाएंगे, जिससे बाद में आप अपना गैस लगा सकते हैं। अगर आप अभी अपने सोर्सेज को बदलने लग जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी गलत करने लग जाएंगे। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करें तो 1919 में उन्होंने हर एक वुमेन को वो इज अबव द एज ऑफ 21 उनको दे ग्रांटेड द वोटिंग राइट्स। तो देखिए जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद ही सब लोगों को मिली है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। पर अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो उस टाइम के मेल को भी तभी वोटिंग राइट दी जाती थी जब उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होती थी और वो टैक्स पेइंग हुआ करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि सभी वुमेन को वहाँ पर वोटिंग राइट्स दी जाए, तो ये स्टेटमेंट पक्का ही गलत हो जाएगी। सो हम यहाँ पर भी दो ऑप्शंस के बीच में बच जाएंगे, जो कि है बी एंड डी। और अगर आपने सिंपल लक्ष्मीकांत भी पढ़ी हो, जो उसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, या फिर एक्ट्स को आपने स्टडी किया है, तो आपको ये पता होगा कि 1935 में 3 क्लासेस को रिजर्व्ड सीट्स दी गई थी लेजिस्लेचर में। एक तो है वर्कर्स, दूसरा वुमेन और थर्ड में डिप्रेस क्लासेस। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बहुत ईजी करेक्ट है। और ये जो आपने एनसीईआरटीज़ है लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, जो बेसिक आपकी पॉलिटी की है, तो वहाँ पर आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। सो आंसर इज बी 2 ओनली। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसा नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मिक्स पेपर था। आपने उस सर्कल में, विषय सर्कल में नहीं फंसना कि अब सोर्सेज को बदल लिया जाए, जो जैसा एक तरह का ट्रेंड चल रहा है। आप अपने बेसिक सोर्सेज के साथ ही स्टिक कीजिए। वही मैं इस पूरे एनालिसिस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बेसिक सोर्सेज के साथ स्टिक करेंगे तो आप मेजॉरिटी लोगों से आगे होंगे और कट ऑफ को बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही फेमस डेट है कि 8 अगस्त 1942। अगर आपने पूरे ऑप्शंस ना भी पढ़े होते तो भी इस सिंगल डेट को आपको पढ़ के ही याद आ जाना चाहिए था कि इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट वो हमारी शुरू हुई थी। उस दिन रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आए हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही हैं। बस आपको जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सोर्सेज है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था। जैसे मेरा खुद का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में वहाँ पर स्टडी करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, पर वहाँ पर भी इस बुक का रेफरेंस नहीं मिलता। या फिर अगर आप खुद से जनरल स्टडीज़ में भी महात्मा गांधी जी को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आएंगे तभी सही रहेगा। अगर आप वाइल्ड गैस लगाने लग जाएंगे वहाँ पर तो इस क्वेश्चन में आप ओवर अटेम्प्ट करेंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ये 4 के 4 लोग ही हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड है, सभी ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, कभी ना कभी वो क्या कहते हैं प्रिजन में गए होंगे, तो सबकी प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर रह के उन्होंने कोई ना कोई चीज़ लिखी होगी प्रिजन में। तो उस वजह से अगर जो इसका सही आंसर है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। पर ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट हैं, वहाँ पर आपको छोड़ के आने हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इनके रिलेटेड भी तुक्के लगाने लग जाते हैं, अपना गैस वर्क लगाने लग जाते हैं कि हो सकता है इन्होंने लिखी हो, पर ऐसे क्वेश्चंस आपने छोड़ के आने हैं। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो चीज़ है कि सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल, जो कि आगे चल के बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम पड़ जाता है उसका, तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लाइन है जिसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या फिर बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उस स्कूल के सेक्रेटरी थे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का आने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 3 नाम जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, अपना अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो तीनों नाम आपको दिखते हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? दे आर दी ऑफिसर्स ऑफ आईएनए। जब आप आईएनए के ट्रायल्स पढ़ते हैं उसके बारे में इस चीज़ का रेफरेंस आता है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए था।
उसके अलावा अगर हम 13th क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट कहने के पीछे कारण क्या है कि वहाँ पर देखिए आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जो हमारे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले वो गुजरात की साइड में इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पर बरूच में अराउंड इन द ईयर 1623 में वो अपनी सबसे पहले वहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। तो आपको ये पता है कि फर्स्ट ऑप्शन पक्का सही है, तो आप यहाँ पर ए एंड बी में बच जाएंगे अगर आपको वहाँ पर पीस ऑफ माइंड है। जो सेकंड चीज़ है चाय कॉले, ये चीज़ आपको नहीं अंदाज़ा होगी, यहाँ पर अराउंड 1759 में उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, पर इतना ज़्यादा वहाँ पर दिमाग चलाना, इतना ज़्यादा पढ़ के जाना पॉसिबल नहीं है, आप हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट लेवल का है। ऑल्दो आप इस बरोच को पढ़ के 2 ऑप्शंस में बच जाएंगे, फिर भी हम इसको डिफ़िकल्ट लेवल में ही रखेंगे। अगर आप इस चीज़ को छोड़ना चाहें वहाँ पर तो वो चीज़ सही रहेगी, अगर आप चाहें तो 2 ऑप्शंस में एक गेस लगा के आ सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। वैसे इसका आंसर है A1 ओनली। तो इसके भी अगर हम सोर्स की बात करें, अगर आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ी हो तो आप बरोच में उसके बारे में आपने पढ़ा होगा और उससे आप 2 ऑप्शंस में बच जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मंडपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, ये एक जगह है जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो हमारा नेशनल एंथम है जनगणमन उसकी ट्रांसलेशन की थी फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। तो देखिए ऐसा फैक्ट आपको पता होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कई बार आप एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपने पढ़ लिया हो, पर ऐसी चीज़ें आपको बारे में अगर आपको नहीं भी पता तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि अब आप और ज़्यादा पढ़ने लग जाएं। आपने ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पर स्किप ही करना है, आपने वहाँ पर 30 मार्क या हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी कि आपने 20 के 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। अगर आप 14 से 15 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करके आएंगे सो दे आर मोर देन एनफ, आपने अपने एक्यूरेसी के ऊपर वहाँ पर फोकस करना था। तो ये क्वेश्चन अगर आप स्किप करके आ रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ी होती मिडेवल इंडिया में तो वहाँ पर आता है कि जो मुगल इंडिया के दौरान जो सबसे बड़ा उनका एरिया वाइज हुआ करता था टेरिटरी, तो वो थी सूबा, जो कि जिसको हम प्रोविंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम उनके डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उनको वो सरकार्स कहते थे, और अगर हम उनके लोकल एरियाज की बात करते हैं जिसका जो हेड था शिकदार हुआ करता था तो उसको हम कह सकते हैं परगना। तो इन्होंने कहा था आपने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा एरिया, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़े एरिया के हिसाब से उसको वहाँ पर अरेंज करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा परगना, देन सरकार एंड देन सूबा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वहाँ पर इस चीज़ के बारे में आइडिया है। तो इससे पेपर से आपको आइडिया क्या लगता है कि अब सिर्फ आपने फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर ही फोकस नहीं करना, बल्कि आपने अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसके पीछे कारण क्या है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो स्टोरी के फॉर्म में वहाँ पर बताया गया है कि कौन सी निज़ामत या फिर कौन सी स्टेट किससे निकली है। तो सबसे पहले कि निज़ामत ऑफ आरकॉट, आरकॉट जो जगह है वो तमिलनाडु के साइड में है, चेन्नई के पास है, दैट इट इमर्ज्ड आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। जब हैदराबाद टूटता है तब वहाँ पर ये निज़ामत वहाँ से निकलती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो आपको ये लाइन पक्का पता होती, वहाँ पर पूरी डिटेल में दिया गया है। या फिर अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे थे कि जो मैसूर किंगडम है इट इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, अगर आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में अंदाज़ा है कि किस किस जगह पर था वो, तो मैसूर बहुत ही लॉजिकली उसी में से निकलेगा और कहीं से नहीं निकल सकता था। सो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं कि जो रोहिलखंड किंगडम है उसके बारे में हो सकता है आपको ना अंदाज़ा हो, पर अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होती तब भी आपको इसके बारे में भी पता होता कि इसको जो टेरिटरी है जो रोहिलखंड की उसको फॉर्म किया गया था मोहम्मद अली खान के द्वारा। तो देखिए अगर आपको थर्ड ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता, अगर आपको 1 और 2 ही पता है तब भी आप सीधा एक ही ऑप्शन हमारे पास बनता है जो कि है ए। तो कई बार ऑप्शंस भी इस तरह से बनाए गए होते हैं कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में नहीं पता तब भी आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो इसको फिर इस वजह से हम इजी आंसर में रख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटीज़ में सीधा इसके बारे में हमारे को पता लगता है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन कौन सी टेरिटरीज इमर्ज हुई। मान लीजिए आपको अंदाज़ा नहीं है, आप पेपर में कंफ्यूज हैं, तो आपको ये याद होगा कि जब गुप्ता एम्पायर टूटता है वो सिमट के सिर्फ एक मगध या फिर पाटलिपुत्र के साइड में वहाँ पर सिमट के रह जाएगा। तो यहाँ पर जब आपको पहला पक्का पता है कि जो पहला ऑप्शन है वो सही है, तो जो पहला ऑप्शन है वो सिर्फ ए एंड बी में बच जाता है। उसके बाद बाकी अगर आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, 4 है कि परमार्स ऑफ मालवा या फिर पुष्यबुद्धि ऑफ थानेसर और मोखारिस ऑफ कनौज, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बी ऑप्शन है वही हो सकता है क्योंकि परमार्स बाद में आए थे।
तो इस हिसाब से ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटीज बहुत आराम से पढ़ी हो, वहाँ पर पूरा समझाया गया है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको हमने डिफिकल्ट लेवल में इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में मेंशन नहीं है। एएल भाषम वो एक किताब है, वहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन है कि जो न्यूनिस जो एक ट्रैवलर आए थे पोर्टुगीज़ हमारे इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर, कि उन्होंने उस टाइम की वुमेन के बारे में क्या क्या लिखा था। पर क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं है तो आप इसको छोड़ के आ सकते हैं अगर आपको अंदाज़ा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, वहाँ पर उन बच्चों से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो वहाँ पर ओवर अटैम्प्ट करके आएंगे। वैसे जो इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3, 4 ओनली, तो ये चीज़ आपको छोड़ के आनी थी क्योंकि आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल को इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश के रेन के दौरान ही चंगेज़ खान यहाँ पर आना चाहता था, क्योंकि वो एक भगौड़ा जो किंग था ख्वाज़रम प्रिंस, उसका पीछे करते करते वो इंडिया में आना चाहता था। पर इल्तुतमिश ने उस किंग को पहले ही कह दिया था कि आप इंडिया में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप इंडिया में आएंगे तो चंगेज़ खान यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये आपके एनसीईआरटीज़ में दी गई है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा होगा। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप ए एंड बी में ही बच जाएंगे। इसको जो बाकी दो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा उसको आंसर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान नहीं बल्कि मोहम्मद शाह तुगलक हुए थे, जो फिरोज शाह तुगलक के बाद आए थे जब तैमूर ने इंडस को क्रॉस किया था और इंडिया में आके मुल्तान में अपनी पूरी जगह बनाई थी। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी पता तो आप इसको छोड़ के आ सकते हैं, नहीं तो आप इन दो ऑप्शंस में वहाँ पर एक गैस वर्क लगा के आ सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। पर अगर आप गैस वर्क लगाते तो आई गेस कि आप बी 1 एंड 2 के आंसर पर ही पहुँचते। पर देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आप एक स्टेटमेंट भी आपको पता है तो आप दो ऑप्शंस में बच जाएंगे। तो इसका पूरा क्वेश्चंस को समझाने का मतलब ही यही है कि एनसीईआरटीज़ आर द की टू योर हिस्ट्री पेपर। जितने भी लोग हैं कि ये बुक भी कर लेनी चाहिए, इस बुक में से एक क्वेश्चन आ गया, इस बुक में से एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप उठ के और बुक्स को रेफ़र करने लग जाएंगे। आपने करना ये है कि बुक्स जो आपके स्टैंडर्ड हैं एनसीईआरटी और सिंगल टेक्स्ट बुक हर एक एंशिएंट इंडिया मॉडर्न के लिए, उसको अच्छे से करना है, उसके नोट्स आपने बनाने हैं। उसके अलावा अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ये डिफ़िकल्ट लेवल का है, थोड़ा कल्चर की बात कर सकते हैं, उसमें से शायद ये क्वेश्चन है कि मितकसरा और दया बागा के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ता तो ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं करना था। जो मितकसारा सिस्टम और दयाभागा सिस्टम है कि किस तरह से इनहेरिटेंस होगी बेटे की बाप की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसका ये पूरे लॉज हैं। अगर हम दयाभागा की बात करते हैं तो ये बंगाल साइड पे काम पूरा सिस्टम चलता है, और अगर हम मितकसारा की बात करते हैं तो ये नदर्न बेल्ट में या फिर जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसमें माना जाता है। दयाभागा के हिसाब से बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे इनहेरिटेंस का हक बनेगा उसके बेटे का। पर अगर हम मितकसारा की बात करें तो वो कहते हैं कि बाप के जीवन काल के दौरान ही बेटे का हक बन जाएगा अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। बेसिकली ये डिफ्रेंसिएशन है मितकसारा और दयाभागा में। जो इसका आंसर बनेगा वो है 2 ओनली, जो कि ये सही ऑप्शन है। ये नहीं है कि मितकसारा वॉज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट और दयाभाग वॉज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट, ये ऑप्शन गलत है। मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन समझा दिया। तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके 2 एंड 3 बच जाएगा, बी एंड डी। तो वहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी 2 ओनली। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चंस, ये 20 के 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको छोड़ के आने थे, आपको अटैम्प्ट नहीं करने थे अगर आपको आइडिया नहीं था। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ये क्वेश्चन भी आप छोड़ के आ सकते थे जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है। मतलब कि जो 6 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के थे, डिफ़िकल्टी जो उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अगर आप ये 6 के 6 छोड़ के भी आ जाते तब भी आपका कोई, आप रेस में बने रहते, आप पीछे ना होते। टोटल आप 14 क्वेश्चंस वहाँ पर अटैम्प्ट करके आते। अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि जिन क्वेश्चंस को हम इजी कह रहे हैं कि उसको रिलेटेड जो उसके सोर्सेज हैं, एक तो हो गया आपका एनसीईआरटी, और जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका सही होना चाहिए। तो 8 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से थे, तो 8 के 8 ये आपके सही होने चाहिए थे। और अगर हम 6 इंटरमीडिएट की बात करें जहां पर आप 2 ऑप्शंस में बचते हैं, अगर आप सभी के सभी को वहां पर मार्क करके आते हैं, 50% प्रोबेबिलिटी रहती है, तो 3 क्वेश्चन इसमें से आपके सही हो जाएंगे। सो इन टोटल आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे, आपके 20 नंबर बन जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का पेपर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बस आपको अपना संतुलन वहाँ पर बरकरार रखना था। जो बच्चे 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके बेसिक सोर्सेज़ हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कीजिए, उसको वाइडन कीजिए। जब भी आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे वहाँ पर एक लाइन थी कि तैमूर कब आए थे और उस टाइम पे कौन सा राजा था, तो ये भी लाइन वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कई बार सीधी लाइनें नहीं होती हैं, आपको थोड़ी चीज़ों को डिसाइफर करना पड़ता है, पर अगर आप अच्छे से अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सोर्सेज को पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। ये मेरा पक्का आपसे वादा है अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द एनालिसिस पार्ट। अपने बेसिक सोर्सेज पे ध्यान दीजिए, वही आपको पार लगाएंगे आपके प्रीलिम्स के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।